चलो, हिंदी व्याकरण का हमने पहला चैप्टर शुरू करने हैं, ठीक। तो हिंदी हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर शुरू करने हैं। और फर्स्ट चैप्टर हिंदी व्याकरण में क्या है? तो भाषा व्याकरण। फर्स्ट चैप्टर है भाषा व्याकरण, ठीक है। तो हमको फर्स्ट चैप्टर में भाषा व्याकरण के बारे में पढ़ने हैं कि भाषा क्या होता है और व्याकरण क्या होता है, ठीक है। तो अब जरा समझो, भाषा हम उसको बोलेंगे जो हमारे मुख से हमारे द्वारा बोला गया शब्द या ध्वनि जो भी है उसको हम बोलेंगे भाषा। लेकिन बशर्ते कंडीशन ये कहता है कि जो भी ध्वनि निकला है उसका कोई मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो भाषा हम किसको बोलेंगे कि हमारे मुंह से निकला हुआ जो भी ध्वनि है सबके सब भाषा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसका कोई होना चाहिए, ठीक। तो अभी भाषा के बारे में हम अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? विचारों की अभिव्यक्ति हेतु जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति हेतु जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा मैंने किसके बोला? विचारों की अभिव्यक्ति या अपना बात रखने के लिए सामने वाला लोग समझे, ठीक है, यानी कि शब्दों का आदान प्रदान। विचारों की अभिव्यक्ति हेतु जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं भाषा, ठीक है। तो विचारों की अभिव्यक्ति हेतु जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग भाषा। उसे क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे, ठीक है। या फिर अथवा शब्दों का आदान प्रदान का मार्ग, शब्दों का आदान प्रदान का मार्ग ही क्या बोलते हैं? उसको भाषा बोलते हैं। शब्दों का आदान प्रदान, शब्दों का आदान प्रदान को हम बोलते हैं भाषा कहते हैं। शब्दों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या कहता है कि यह जो शब्द का आदान प्रदान तुम लोगों ने करा इसका मीनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शब्दों के आदान प्रदान का मतलब होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बिना अर्थ के कोई भी कुछ भी बोल दिया। जैसे मैंने कुछ वर्ण ले लिया, म ले लिया, ह ले लिया, ल ले लिया, 3 वर्ण ले ली। मैंने इस 3 वर्ण से मुझे इस 3 वर्ण को मिला करके बनाने हैं एक शब्द, ठीक है। तो मैं अगर बनाऊं म प्लस ह प्लस ल तो इस केस में मैं महल लिख सकता हूं। और इसका मतलब अर्थ क्या होता है? घर। इसका मतलब होता है घर, मकान, बिल्डिंग, ठीक है। तो महल का मतलब समझ में आ गया। अगर इसी शब्द को मैं उल्टा पुल्टा करके लिखूं ह म ल तो हमल क्या होता है? कुछ नहीं होता। हमल, इसका कोई भी अर्थ नहीं है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो शब्द का मतलब क्या होता है? भाषा का मतलब क्या होता है? मुंह से निकला हुआ जो ध्वनि है उसका कोई मतलब बनना चाहिए। क्या? उसका कोई मतलब बनना चाहिए, मीनिंग बनना चाहिए। मीनिंग बन रहा है इसका मतलब वो शब्द है, यानी कि वो भाषा है। समझ में आई? अब भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो भाष से हुई है। किससे? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष से हुई है। भाष धातु होता है, संस्कृत का भाष धातु होता है जिसका मतलब होता है जिसका मतलब होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। तो अब यहाँ पे भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। किससे? भाष धातु से हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। और इसका मतलब होता है क्या? अर्थ।
बोलना, इसका अर्थ होता है बोलना। तो चलो अब सुनो। तो भाषा कौन से शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी? तो संस्कृत शब्द भास यानी कि धातु से इसकी उत्पत्ति हुई। संस्कृत शब्द की भास धातु से उत्पन्न हुई थी। और इसका मतलब क्या होता है? भाषा का मतलब बोलना। इसका अर्थ होता है बोलना। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब पढ़ेंगे हम भाषा के भेद। अब पढ़ेंगे भाषा के भेद। तो भाषा के भेद जो होता है, भाषा का प्रकार होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है मौखिक रूप से, दूसरा होता है लिखित रूप से। ठीक है, मौखिक रूप से मतलब बोल के, और लिखित रूप से मतलब लिख के। ठीक है, तो भाषा के कितने भेद होते हैं? दो भेद। लिखोगे भाषा के भेद। तो भाषा के होते हैं दो भेद। एक होता है मौखिक रूप से, और दूसरा होता है लिखित रूप से। ठीक है, और मौखिक रूप से भी दो होता है। एक होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, और फिर होता है समझना। तुम्हारे में दो दिया है, लेकिन मैं तीन लिख रहा हूँ क्योंकि तीन होता है। एक होता है बोलना, फिर होता है सुनना, फिर होता है समझना। ठीक है, उसी तरह लिखित का भी जो है, उसी तरह लिखित का भी तीन होता है। एक होता है लिखना, फिर होता है पढ़ना, फिर होता है समझना। तो लिखना, पढ़ना और समझना। तो भाषा का मुख्य रूप से दो होता है, एक मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक का तीन होता है, बोलना, सुनना, समझना। फिर लिखित का भी तीन होता है, पढ़ना, लिखना और समझना। क्लियर हो गया? तो ये है भाषा के भेद, ये है भाषा के भेद। अब हमको पढ़ने हैं मौखिक रूप से भाषा, फिर पढ़ने हैं लिखित रूप से भाषा। अब हेडिंग डालोगे मौखिक रूप से। अब मौखिक भाषा। अब पढ़ने तुमको मौखिक भाषा। तो देखो, मौखिक भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज, जो मुंह से बोल करके तुम्हारा विचार, अपना जो भी तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो, या तुम्हारे मन में जो भी है, किसी से बात कर रहे हो, तो उस समय बोल करके कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बोल करके। तो तुम्हारा जो मन की बात है, बोलना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, वो तुमने बोल के किया। मुख से बोल करके जो विचार प्रकट किए जाते हैं उसे मौखिक रूप किया या मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो मुख से बोलकर जो विचार प्रकट किया जाता है उसे बोलते हैं मौखिक भाषा बोलते हैं। उसे मौखिक भाषा बोलते हैं, या फिर उच्च अक्षरित भाषा भी कहते हैं। सबसे पहले जो है मौखिक भाषा ही मानव ने प्रयोग किया था। तो मानव ने सबसे पहले कौन सी भाषा प्रयोग करी थी? मौखिक, क्योंकि उनके पास लिखने के लिए कोई भी लिपि नहीं थी। वो बस सुन के पढ़ते थे। जैसे टीचर के पास पढ़ने जाते थे पेड़ के नीचे, तो टीचर पढ़ाते थे बोल के, और वो लोग सुन के पढ़ता था, और फिर उसी समय सुन के याद होता था, फिर दूसरे दिन वही सुनाता था। उसके लिए लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मनुष्य ने सबसे पहले मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया था। मनुष्य ने सबसे पहले मौखिक भाषा का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सबसे पहले मौखिक भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मौखिक भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद जो है टीवी रेडियो पर हम जो कार्यक्रम देखते हैं या सुनते हैं, वो भाषा तथा संवाद का हम नाटक द्वारा सुनते हैं। ठीक है, वो जो भी कर रहा है वो हमें वीडियो के रूप में दिखाई जा रही है। वीडियो के रूप में दिखाई जाने वाली चीजें चलचित्र होती है, जिसे हम कहते हैं नाटक, जिसे हम कहते हैं नाटक। समझ में आया? तो अगर मैं क्वेश्चन तुमसे ये पूछूं कि मनुष्य ने अपने जीवन में सबसे पहले कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? मौखिक भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, उसको बोलते हैं श्रवण। उसको बोलते हैं श्रवण बोलते हैं। उसको श्रुति भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? श्रुति बोलते हैं, श्रवण बोलते हैं, या फिर मौखिक। श्रवण का मतलब होता है सुन करके,
श्रुति का मतलब होता है याद, श्रवण का मतलब सुन करके, श्रुति का मतलब याद। समझ में आया? तो श्रवण का मतलब सुन करके, श्रुति का मतलब याद करके। और मनुष्य सबसे पहले मौखिक का यूज किया था, यानी कि उस समय वो सिर्फ सुन करके पढ़ता था, सुन करके याद करता था और सुन करके ही एग्ज़ाम भी देता था। उसके लिए लिखने के लिए, एग्ज़ाम के लिए लेटर पैड, राइटिंग पैड, पेन, पेंसिल, मार्कर, ये सब कुछ भी नहीं था। उसका जब एग्ज़ाम होता है, उसका जब एग्ज़ाम होता था तो उसके गुरु क्या करते थे, उनसे वही चीज़ सुनते थे, यानी कि पूछते थे, और जब पढ़ाते थे तब वो बोलते थे। समझ में आई? इसलिए इसलिए मानव सबसे पहले मौखिक भाषा का प्रयोग किया था। समझ में आया? अब आता है लिखित भाषा, यानी कि रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज का मतलब होता है जो कुछ लिखा या पढ़ा जाए, जो कुछ लिखा या पढ़ा जाए। पढ़ेगा तब ना जब लिखा होगा, पढ़ेगा तब जब लिखा होगा। तो जो कुछ भी लिख करके या पढ़ करके समझाया जाए उसको बोलते हैं हम लोग लिखित भाषा। तो अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक, ये पहला था और ये दूसरा, लिखित भाषा। लिखित भाषा, जो कुछ लिखा या पढ़ा जा सके, जो कुछ लिखा या पढ़कर समझाया जा सके। समझाया जा सके उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे लिखित भाषा कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है। लिखित भाषा में ध्वनि के स्थान पर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मौखिक में बोलने के लिए ध्वनि होता है और लिखने के लिए, लिखित में लिखने के लिए वर्ण होता है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। तो लिखित भाषा में सबसे छोटी वर्ण और मौखिक भाषा में सबसे छोटी ध्वनि। समझ में आया? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है लिखित भाषा में? तो लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा में वर्णों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल, उदाहरण समझोगे तो समाचार पढ़ना, समाचार पढ़ना। अब देखो समाचार पढ़ना भी होता है और समाचार लिखना, सॉरी समाचार सुनना भी होता है। जब टीवी पर देख रहे होते हैं तब समाचार सुन रहे होते हैं। उस समय कौन सी भाषा चल रही होती है? मौखिक। उस समय मौखिक। और जब न्यूज़ पेपर पढ़ रहे होते हो, समाचार पढ़ रहे होते तब कौन सी होती है? लिखित। समझ में आया? तो समाचार दोनों में हो जाता है। ठीक है, अब आगे पत्र या कंप्यूटर टाइपिंग। जब पत्र लिख रहे होते हो, लेटर लिख रहे होते हैं, ऐसे लिख रहे होते हैं, ईमेल लिख रहे होते हो, तो सब में क्या होता है? वर्ण का प्रयोग होता है, यानी कि लिखने का काम कर रहे हो। तो लिखने के काम में लिखने की लिपि को, लिखने की भाषा को हम बोलेंगे क्या? लिखित भाषा। और बोलने की विधि जिसमें ध्वनि का प्रयोग हो उसको मौखिक भाषा। समझ में आई? ये थी भाषा के दो प्रकार। ठीक है, अब भाषा के दोनों रूपों में अंतर क्या होता है? डिफरेंस हम समझे अगर, कि भाषा के दोनों रूपों में अंतर क्या होता है। भाषा के दोनों रूपों में अंतर, भाषा के दोनों रूपों में अंतर। तो भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील है किंतु लिखित रूप स्थिरता बनाई रहती है। ठीक है, तो इसमें अंतर यह होता है कि मौखिक रूप में जब लिखते हो, मौखिक रूप जब होता है भाषा का, मौखिक रूप जब होता है तो ये चेंज होते रहता है। क्या होता है? चेंज होते रहता है।
चेंज होते रहता है। जब लिखित में आता है तो ये क्या रहता है, स्थिर, यानी कि स्टेबल रहता है। क्या रहता है, स्टेबल। स्टेबल, स्थिर रहता है। समझ में आया? हाँ। तो ये इसका अंतर है, भाषा के दोनों रूपों का अंतर होता है। भाषा के दोनों रूपों का अंतर होता है। ठीक है, तो मौखिक रूप से जब हम करते हैं, भाषा चेक करते हैं, तो मौखिक भाषा में क्या होता है, चीजें चेंज होते रहती है, वर्ड्स चेंज होते रहता है। लेकिन लिखित रूप में जो होता है वो वर्ड्स उसकी स्टेबल रहती है, सेम रहती है, वर्ड्स सेम रहती है। और यही अंतर जो है, इसी के कारण हम मौखिक बोलते हैं और लिखित भाषा बोलते हैं। इसी अंतर के कारण क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं और लिखित भाषा बोलते हैं। भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य संरक्षित रह पाया है। तो भाषा का अगर सिर्फ भाषा मौखिक रूप से रहता, क्या भाषा अगर सिर्फ मौखिक रूप से रहता, तो जो हम इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र ये सब पढ़ रहे हैं, पुरानी कहानी पढ़ रहे हैं, तो क्या अभी हम ये पढ़ पाते हैं? तो जो पढ़े होते सिर्फ अगर मौखिक रहता सुनने वाला, तो हमारे दादा परदादा पूर्वज पढ़ के निकल लिए होते, हमसे हमें तो कुछ नहीं मिलता। तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो किसके वजह से पढ़ रहे हैं, वो लिखित भाषा के वजह से पढ़ रहे हैं। तो लिखित भाषा के द्वारा चीजों को अगले लंबे समय तक संभाल के रखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टार मार्क करके, लिखित भाषा की सहायता से, लिखित भाषा की सहायता से किसी भी कहानी को अगले लंबे समय तक संभाली जा सकती है। ठीक है, संभाली जा सकती है। समझ में आया? तो अगर सिर्फ मौखिक होता तो अब तक में सारी चीजें खत्म हो चुकी होती, लेकिन लिखित है तो वो प्रूफ है। अब ऐसे देखो कैसे कि अगर पुलिस ने क्या किया या किसी ने किसी से लड़ाई कर ले, तो अगर रिटर्न है उसके पास कि लिख के साइन करके दे दिया, तो वो पत्र हो जाता है, वो मानना पड़ता है। लेकिन मुंह से बोल दिया तो नहीं। तो कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में जब फैसला होता है तो जज क्या मांगता है, पेपर मांगता है, वीडियो मांगता है, वो सबूत मांगता है। तो लिखित को हम बोलते हैं सबूत, लिखित को बोलते हैं सबूत। समझ में आई? इसको लंबे समय तक हम संरक्षित रख सकते हैं। ये था भाषा के दो रूप, मौखिक और लिखित। अब पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के 4 रूप होते हैं। एक होता है मातृभाषा, दूसरा होता है प्रादेशिक भाषा, तीसरा होता है राष्ट्रभाषा, फिर होता है अंतरराष्ट्रीय भाषा। ठीक, तो मातृभाषा जो बालक अपने मम्मी पापा से बात कर रहे होते हैं, बच्चे जब अपने मम्मी पापा से नॉर्मल भाषा में बात कर रहे होते हैं, या फिर जिस भाषा में मम्मी पापा से बात कर रहे होते हैं जन्म के समय, जो भाषा सीखा उसने सबसे पहले, उसे बोलते हैं हम लोग मातृभाषा। उसे बोलते हैं हम लोग मातृभाषा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मदर टंग। ठीक है, फिर होता है प्रादेशिक भाषा। किसी प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा को कहते हैं हम लोग प्रादेशिक भाषा। जैसे यहाँ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, तो यहाँ पे प्रदेश में बोलने वाली नॉर्मल भाषा होती है हिंदी, तो प्रादेशिक भाषा हो गया। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, गोवा में कोंकणी बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। इसी तरह जो है ये सब के सब क्या हुआ, प्रादेशिक भाषा हुई। ये हुआ प्रादेशिक भाषा। अब समझो राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकार, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती हो, मतलब मान लो कि हमारा देश भारत, इसमें टोटल कितने राज्य हैं, 28। अगर मान के चलते हम सिर्फ कि 28 राज्य में 25 राज्य में हिंदी बोली जा रही है, तो हमारा राष्ट्रभाषा क्या होगा, हिंदी। समझ में आई? तो राष्ट्रभाषा हम कहते हैं जो भाषा ज्यादा जगह पे बोली जाती हो। क्या, जो ज्यादा जगह पे बोली जाती है उसे बोलते हैं हम लोग राष्ट्र भाषा। ठीक है, तो जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती हो या समझी जाती हो, उसे कहते हैं हम लोग राष्ट्रभाषा। जैसे हमारी हिंदी हो गई। ठीक है, अब हिंदी में समझने लायक यह है कि तुम लोगों से पूछा जाएगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हाँ है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, नहीं है। हिंदी हमारी सिर्फ राष्ट्र
राष्ट्रभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। हिंदी मातृभाषा नहीं है। हिंदी अगर पूछे भारत की मातृभाषा क्या है, कुछ नहीं है। भारत की मातृभाषा क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन भारत के संविधान में 22 भाषा का जिक्र किया गया है, जिसमें से हिंदी तो मातृभाषा नहीं है। हिंदी राजभाषा है। क्या है, राजभाषा। राजभाषा राष्ट्रभाषा मैंने बता दी क्या होता है, जो अधिकांश भूभाग पर बोली जाती हो, मतलब बहुत जगह पे बोली जाती है, उसे बोलते हैं राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा। अब होता है अंतरराष्ट्रीय भाषा। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है, उसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो पूरी दुनिया में ज्यादातर क्या बोली जाती है, इंग्लिश। पूरी दुनिया में ज्यादातर क्या बोली जाती है, इंग्लिश। तो अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या होगा, इंग्लिश। समझ में आई। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो उसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा। ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है वो, जैसे कि हो गया अंग्रेजी। भारत में भी बोली जाती है, पाकिस्तान में भी बोली जाती है, अफगानिस्तान में भी बोली जाती है, यूएसए में बोला जाता है, रशिया में बोला जाता है, जापान में बोला जाता है, इसराइल में बोला जाता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, दुबई, हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन होता है। इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय भाषा। तो फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के रूप हम लोगों ने कितना देखा, भाषा का रूप कितना देखा हम लोगों ने, भाषा का रूप देखा हम लोगों ने 4। कौन कौन, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा। ठीक है। अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट लैंग्वेज में। अब भाषा के रूप, भाषा के रूप 4 प्रकार के थे। ठीक, भाषा के रूप 4 प्रकार के थे। अब ये था मातृभाषा, दूसरा था प्रादेशिक भाषा, फिर तीसरा था राष्ट्रभाषा, और फिर अगला था अंतरराष्ट्रीय भाषा। ठीक है। ये 4 प्रकार के भाषा के रूप थे, जिसमें से मैंने सारे भाषा तुम लोगों को समझा दिया। जैसे पहला था मेरा मातृभाषा। तो मातृभाषा जो बच्चे शुरू शुरू में मम्मी पापा से सुन सुन करके बोलना सीखते हैं। ठीक है। तो बच्चे पहली बार माता पिता से सुन कर बोलना सीखते हैं, सुन कर बोलना सीखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मातृभाषा, उसको बोलते हैं मातृभाषा। अब आओ प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा, तो प्रादेशिक भाषा में क्या होगा, जिस प्रदेश में जो भी भाषा बोली जाती हो। ठीक है। प्रदेश में समान रूप से बोली जाने वाली भाषा, समान रूप से बोली जाने वाली भाषा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रादेशिक भाषा। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बिहार, हरियाणा, दिल्ली, इन जगहों पे कॉमन भाषा क्या है, हिंदी। तो यहाँ की प्रादेशिक भाषा क्या हो जाएगी, हिंदी। समझ में आया। अब होता है राष्ट्रभाषा। तो मैंने राष्ट्रभाषा में क्या बोला, अधिकांश भूभाग पे बोले जाने वाली भाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा मतलब होता है अधिकांश भूभाग पर बोले जाने वाली भाषा, अधिकांश भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा। तो अधिकतर जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे हम कहते हैं राष्ट्रभाषा। जैसे हमारे भारत में, जैसे हमारे भारत में क्या है,
हिंदी। हमारे भारत में क्या अधिकांश भूभाग पे क्या बोली जाती है? अधिकांश भूभाग पे बोली जाती है हिंदी। तो अधिकांश भूभाग पे बोली जाती है हिंदी, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा होती है हिंदी। समझ में आई? अब आता है अंतरराष्ट्रीय। अब आता है अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व में, पूरे विश्व में ज्यादातर बोली जाने वाली भाषा, ज्यादातर बोली जाने वाली भाषा, उसको बोलेंगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय। एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादातर बोली जाती है इंग्लिश, ज्यादातर बोली जाती है इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश क्या है? अंतरराष्ट्रीय भाषा है। ये चारों के चारों रूप क्लियर। तो भाषा के प्रकार कितने थे? दो थे, भेद दो थे। एक था मौखिक, दूसरा था लिखित। ठीक है, मौखिक में 3 था, सुनना, बोलना, समझना। लिखित में भी 3 था, लिखना, पढ़ना, समझना। फिर उसके बाद हमने देखा दोनों में अंतर। दोनों में अंतर क्या था कि मौखिक के रूप में जब हम बोल रहे होते हैं मौखिक भाषा, तो उसमें वर्ड्स हमारी चेंज होते रहती है, शब्द चेंज होते रहता है। लेकिन जब लिखते हैं तो वहाँ पे वो स्टेबल होता है, स्थिर होता है। यही अंतर के वजह से भाषा के 2 भेद बने थे, लिखित और मौखिक। पहले के जमाने में, पहले के समय में ज्यादातर कौन सी भाषाएं यूज की जाती थी? मौखिक। पहले के जमाने में लिखने लायक कुछ नहीं था, लिखने वाली सामग्री नहीं थी, तो सिर्फ बोल बोल कर पढ़ा जाता था, बोल बोल कर पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब उसके बाद आया भाषा का रूप, यानी कि फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा का जो रूप आया था वो आया था 4 भाग में: मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा। ये थी भाषा के रूप, ये थी भाषा के रूप। अब आओ आगे। अब पढ़ने हैं हमको स्क्रिप्ट, यानी कि लिपि। लिपि क्या होता है? फिर बोलेंगे हम लोग डायलेक्ट, यानी कि बोली किसे कहते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे व्याकरण, और उसके बाद व्याकरण क्या और खत्म हो जाएगी। तो आप जरा समझो। तो अब हमको पढ़ने हैं क्या? हिंदी एक सशक्त भाषा है। इसने अनेक देशों और विदेशी शब्दों को अपनाया है। इसमें अन्य भाषाओं की ध्वनियाँ, शब्द और मुहावरे भी शामिल होते हैं। अब जैसे हमको पढ़ने हैं लिपि। क्या पढ़ने हैं? लिपि। लिपि का मतलब हो जाता है स्क्रिप्ट। लिपि का मतलब हो जाता है स्क्रिप्ट, यानी कि लिखने के लिए। लिपि मतलब होता है लिखने के लिए, लिखने के लिए। लिपि का मतलब होता है रिटन फॉर्मेट, यानी कि लिखने के लिए। अब ध्वनियों को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? लिपि। जो मैंने बोला और वही तुमने लिखा, जो मैंने बोला वही लिखा, उसको बोलते हैं लिपि। तो ध्वनियों को लिखने की विधि, ध्वनियों को लिखने की विधि को बोलते हैं लिपि। उसको क्या बोलेंगे? लिपि कहते हैं, उसको बोलेंगे लिपि। अब संसार में अनेक भाषाएं पाई जाती है, मतलब अलग अलग प्रकार की भाषाएं पाई जाती है। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि भी होता है। अब यहाँ पे नोट में क्या लिखोगे? प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है, अलग लिपि होती है। ठीक है, अब जैसे 2 भाषा मैंने एग्जाम्पल में ले लिया। एक ले लिया मैंने इंग्लिश का और दूसरा ले लिया हिंदी का। तो हिंदी में सबसे छोटा किससे लिखना शुरू करते हैं? वर्ण से। और इंग्लिश में सबसे छोटा लिखना शुरू करते हैं अल्फाबेट से। तो दोनों की लिखने की लिपि हमारी अलग हो जाती है। हिंदी में हमने हिंदी से लिखा, इंग्लिश की लिपि हमारी इंग्लिश हो जाती है। तो इंग्लिश की लिपि हमारी क्या हो जाती है? इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और हिंदी की लिपि हो जाती है हमारी हिंदी, यानी कि वर्ण या फिर वर्णमाला या फिर शब्द या फिर वाक्य। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? लिपि। तो लिपि यानी कि ध्वनियों को लिखने की विधि को कहते हैं हम लोग लिपि। अलग अलग मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होती है? भाषा होती है, और उनकी लिपि यानी कि स्क्रिप्ट भी अलग अलग होती है। अब हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को कौन से लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। तो हिंदी
भाषा को नागरिक लिपि में देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अभी ये देवनागरी लिपि क्या है? तो भगवान के द्वारा लिखा या बोला जाने वाला भाषा, भगवान के द्वारा लिखा या बोला जाने वाला भाषा। वैसे तो भगवान के द्वारा लिखा या बोला ज्यादातर संस्कृत जाती है, लेकिन हिंदी भी वो लोग बोलते हैं। ठीक है, तो भगवान के द्वारा बोला या लिखा जाने वाला भाषा को हम क्या बोलते हैं? देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। और हिंदी को देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। ठीक है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक, याद रखोगे, संस्कृत किस में लिखा जाएगा? देवनागरी में। और पंजाबी गुरुमुखी में। तो अब मैं यहाँ पे कुछ लिपि लिख दे रहा हूँ। हिंदी को देवनागरी में, अब संस्कृत को देवनागरी हिंदी को देवनागरी, संस्कृत को देवनागरी, पंजाबी को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी में। किसमें? गुरुमुखी में। उसके बाद अंग्रेज की को यानी कि इंग्लिश को रोमन में। इंग्लिश की लिपि पूछा जाए तो क्या होगा? इंग्लिश की लिपि होती है रोमन। तो हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी और इंग्लिश की रोमन लिपि। समझ में आ गई? उसी तरह उर्दू की लिपि होती है फारसी। उर्दू की फारसी, उर्दू की लिपि होती है फारसी। तो 5 भाषा की बता दे। हिंदी की कौन से? देवनागरी, संस्कृत के, इंग्लिश के रोमन, पंजाबी के गुरुमुखी और उर्दू के फारसी। क्लियर? ये हो गई थी स्क्रिप्ट यानी कि लिपि। इसके बाद होता है डायलेक्ट यानी कि बोली। इसके बाद होगा बोली। अब बोली, तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या बोलेंगे? बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या बोलेंगे? बोली कहते हैं। ठीक है, यह किसी क्षेत्र में ही वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से बोली जाने वाली भाषा होती है, जो कि शब्दों के आदान प्रदान या समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जैसे बोली की मैं बात करूं तो हो जाता है अवध, जिसको अवधी बोलते हैं। फिर ब्रज, जो ब्रजभाषी होती है, ब्रज भाषा, मतलब सर जहाँ पे राधा जी थे। भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, यह सब के सब उस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है, उस क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है। तो लिपि और बोली दोनों समझ में आ गई। लिपि और बोली दोनों समझ में आ गई। अब भाषा तथा बोली में अंतर क्या होता है? भाषा तथा बोली में अंतर क्या होता है? तो भाषा और बोली में मुख्य रूप से ना अंतर जो पाए जाते हैं वो होता है, डिपेंड करता है उसके अंग पे। किस पे? बोलियां किसी एक ही भाषा के अंग होता है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा वो अलग अलग जगहों पे बोली जाती है और डिफरेंट जगह, मतलब मल्टीपल लोकेशंस पे। लेकिन बोलियां जो होती है लोकल लैंग्वेज, भोजपुरी, मैथिली, ये हर जगह नहीं बोला जाता। इसके लिए अलग क्षेत्र होता है। क्या होता है? अलग क्षेत्र होता है। तो अब क्लियर सारी चीजें। अब पढ़ने हमको व्याकरण। अब आएगा व्याकरण। व्याकरण, तो देखो व्याकरण जो है वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता, उसको शुद्ध लिखने के लिए, उसको शुद्ध पढ़ने के लिए, उसको शुद्ध बोलने के लिए हमें सिखाता है। तो व्याकरण क्या है? वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्धता सिखाती है। क्या सिखाती है? शुद्धता सिखाती है। अब वो शुद्धता चाहे बोलने के लिए हो, लिखने के लिए हो, सुनने के लिए हो या पढ़ने के लिए हो, कुछ भी हो सकता है। तो व्याकरण समझ में आई? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण
हिंदी का वो शस्त्र है, वो वेपन है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए, शुद्ध शुद्ध सुनने के लिए, समझने के लिए सिखाता है। ठीक है, कहाँ की छोटी की मात्रा, कहाँ बड़ी की मात्रा, कहाँ छोटी ऊ की मात्रा, कहाँ बड़ी ऊ की मात्रा, कहाँ पे चंद्र बिंदु, कहाँ पे आधे चंद्र बिंदु, कहाँ पे आधा वर्ण, कहाँ पे पूरा वर्ण। ठीक है, कहाँ पे स्वर, कहाँ पे व्यंजन। तो इस प्रकार से हम व्याकरण में इसको प्रयोग करते हैं ताकि हमारे द्वारा जो लिखा गया शब्द है वो या बोला गया शब्द है वो क्या हो, शुद्ध हो, यानी कि सही हो। अब भाषा और व्याकरण का संबंध क्या होता है? तो भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन क्या होता है, तो भाषा पहले बनती है और व्याकरण बाद में। भाषा पहले और व्याकरण बाद में। तो व्याकरण में क्या सीखे हो अभी तुम लोग? व्याकरण में क्या बताया मैंने? शुद्ध शुद्ध ना। लेकिन भाषा में तो शुद्धि अशुद्धि देखी नहीं जाती। भाषा में शुद्धि अशुद्धि नहीं देखी जा सकती। वो लिपि हो गया, जो मर्जी है बोल लो। पहले बोलने के लिए सीखा था लोग, फिर लिखने के लिए सीखा। इसलिए भाषा और व्याकरण में संबंध ये है कि भाषा पहले आया था, व्याकरण बाद में आया था। भाषा पहले आया था, व्याकरण बाद में आया। और इससे हम समझ सकते हैं कि व्याकरण अपने नियमों द्वारा भाषा की अशुद्धता दूर करने के लिए नया और सावरा हुआ एक रूप प्रदान करता है। अभी व्याकरण का अंग, तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के अंग, तो व्याकरण के होते हैं 4 अंग। तुम्हारे किताब में 3 है, लेकिन मैं 4 लिख रहा हूँ। एक होता है वर्ण, फिर होता है दूसरा शब्द, फिर होता है वाक्य, और लास्ट क्या होता है? पद। लास्ट होता है पद। 4 होता है, वर्ण, शब्द, वाक्य, पद। वर्ण, शब्द, वाक्य, पद। ये क्या है? व्याकरण का अंग है। तो व्याकरण के निम्नलिखित अंग होते हैं वर्ण, शब्द, वाक्य, पद। ठीक है। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। मैंने बोला था ना, हिंदी में सबसे छोटा वर्ण। हिंदी में सबसे छोटा वर्ण, तो भाषा में भी सबसे छोटा वर्ण, लेकिन हिंदी में। इंग्लिश में अल्फाबेट। इंग्लिश में अल्फाबेट। ठीक है। सर्वाधिक वर्णों में मेल से शब्द बनती है। किससे? मेल से शब्द बनती है। अभी वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट। शब्द माने वर्ड, बताया था। तो शब्द कब बनता है? ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। सबसे छोटा होता है, इधर देखो, पहले वर्ण आएगा और बहुत सारा वर्ण मिलेगा तब शब्द बनेगा। बहुत सारा शब्द मिलेगा तब वाक्य बनेगा, और बहुत सारा वाक्य मिलेगा तब पद बनेगा। ठीक है। ठीक, इसको पद बोलो या फिर तुम कहानी बोल लो। ठीक है, पद ही लिख लो, बाद में लिख लेना कहानी। और बहुत सारा पद मिलेगा तब कहानी बनेगा। तो सबसे छोटा वर्ण हुआ। इसमें अ, म, ट, प, फ जो पढ़ने पढ़ लो। फिर ये सब जोड़ोगे तब एक शब्द बनेगा, और बहुत सारा शब्द जोड़ोगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा, और बहुत सारा सेंटेंस जोड़ोगे तो पैराग्राफ बन जाएगी, और बहुत सारा पैराग्राफ जोड़ोगे तो तुम्हारी कहानी बन जाएगी। ये थी तुम्हारी भाषा और व्याकरण। गई भेजे में? अब इसके क्वेश्चन लगाओगे तुम लोग, अभ्यास करोगे। जैसे पहला क्वेश्चन हो, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। पहला, डैश में भाषा के नियमों की चर्चा होती है। तो भाषा के नियम की कहाँ चर्चा होती है? भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि को लिखने की विधि को क्या कहते हैं? भोजपुरी डैश है, मणिपुरी डैश है। तो अभी के अभी मेरे को ये सारे के सारे क्वेश्चंस बना करके दो, नहीं तो अभी कूटूंगा तुम लोगों को। हाँ, समझ में आई? चलो शुरू हो जाओ।